बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का शहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपकी इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे कितनी ही भूख लगी हो, वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते हुए उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालैन यानी चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहाइफ भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तहाइफ को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सरकब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का
کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیا، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اسی لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسا باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا، نہ تو قاضی کو پتہ چلا نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز کو چھپانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہمارے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔